अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक, पेज नंबर 3 अपनी बुक आप लोग ओपन करेंगे। हम पढ़ रहे थे इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट्स में हमारे पास क्या थे बेटे? सॉलिड थे, लिक्विड थे और गैस थे। ये तमाम के तमाम फेजेस जो हैं दे आर इंटर कन्वर्टेबल। एक फेज़ को दूसरे फेज़ में, दूसरे को तीसरे में, और जो थर्ड वन है उसको दोबारा फर्स्ट वन में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। डैट इज़ नोन एज इंटर कन्वर्जन। ठीक है, फेजेस की इंटर कन्वर्जन, जो फिजिकल स्टेट्स हैं वो किस तरह से एक दूसरे में कन्वर्टेबल होते हैं, ये हमने स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने कौन सी कन्वर्जन पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी कि सॉलिड को किस तरह से लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। कॉमन एग्जांपल हमने ली थी आइस की, यानी कि बर्फ़ की। जब आइस को हम हीट अप करते हैं तो वो मेल्ट होगी और मेल्ट होके वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में? लिक्विड में। यानी कि सॉलिड, वो जो आइस थी वो किस में कन्वर्ट होगी? वाटर में। आइस की फेस क्या थी? आइस सॉलिड था ना, और जो वाटर है वो क्या चीज़ है? वो लिक्विड है। तो सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया बाय हीटिंग। सिंपल हीटिंग से जो है वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। कॉमन एग्जांपल हमने इसकी आइस की ली थी। आइस को जब हीट अप किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। डैट इज़ नोन एज मेल्टिंग। यानी कि जो प्रोसेस यहाँ पे हुआ वो कौन सा था? वो था हमारे पास मेल्टिंग। अब हम सेकंड कन्वर्जन पढ़ेंगे। सेकंड कन्वर्जन हमारी क्या है? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। लिक्विड को गैस में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है? यानी कि एक फेज़ लिक्विड है और एक फेज़ गैस है, तो लिक्विड गैस में किस तरह से कन्वर्ट हो रही है? ये कन्वर्ट हो रही है बाय द हेल्प ऑफ बॉइलिंग। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। The molecules of a liquid keep on coming out from the surface of the liquid at all temperatures, and such an escape of molecule from the surface is called evaporation. Heating a liquid increases the kinetic energy of its molecules, and so does the process of evaporation. Heating the liquid further increases the, आगे आ जाए बेटे नेक्स्ट पेज पे, increases this stage if the increases the kinetic energy so much that the interparticle forces are weakened to a large extent. At this point, the bubbles start coming out of the liquid at a rapid pace. At this stage, if the vapor pressure of the liquid become equal to the external pressure, the liquid start boiling. The temperature of a liquid at which its vapor pressure becomes equal to the atmospheric or external pressure is called its boiling point. At the boiling point, the heat provided to the liquid is used to convert it into gaseous form, and during this, its temperature remains constant. In other words, the heat provided is used only to break the forces of attraction between its particles. हमने जो नेक्स्ट टॉपिक अभी रीड किया, डैट इज़ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। पहले हमने क्या पढ़ा था कि सॉलिड को किस तरह से लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि लिक्विड किस तरह से गैस में कन्वर्ट होगा। बेटे, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा लिक्विड की सरफेस से जो है वो इस्केप करते रहते हैं। ठीक है, और इस तरह के इस्केप जो मॉलिक्यूल्स के हो रहे हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? एवोपोरेशन कहते हैं। जब किसी लिक्विड को हीट किया जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी अपॉन हीटिंग क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। और यही जब इंक्रीज़ होगी और क्या हो जाएगा? आपका वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? प्रोसेस ऑफ एवोपोरेशन। यानी कि जब वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं, लिक्विड एवोपोरेट करना शुरू हो जाता है, तो जब हम, यानी कि देखो एक पॉइंट ऐसा आया, आपने जब लिक्विड को, मतलब सिंपल क्या है कि जब कोई भी लिक्विड की सरफेस है उसमें से लिक्विड, मैंने आपको क्या कहा कि हमेशा जो है वो इस्केप करने की कोशिश करते हैं उसके मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और जो ऐसा इस्केप होता है किसी भी लिक्विड की सरफेस से उसको हम लोग क्या कहते हैं? एवोपोरेशन कहते हैं। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी कि जब लिक्विड को हीट अप किया जाता है तो बेटे उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है और हमारे पास एक प्रोसेस शुरू हो जाता है, डैट इज़ नोन एज एवोपोरेशन। ठीक है, यानी कि इस्केप करना जो मॉलिक्यूल्स का है लिक्विड की सरफेस से, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एवोपोरेशन कहते हैं। ये इसको अंडरलाइन करो, इसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है। अगर इस स्टेज पे हम लिक्विड की जो हीटिंग है बेटे उसे मतलब बंद ना करें और लिक्विड को फर्दर हम लोग हीट करते रहें तो क्या
होगा, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती रहेगी। ठीक है, क्या होती जाएगी? इंक्रीज़ होती जाएगी। इतनी इंक्रीज़ हो जाएगी कि जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं लिक्विड की बेटे, वो क्या हो जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो वीक हो जाती हैं। वो इतनी वीक हो जाती हैं कि लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे से अपार्ट यानी कि दूर दूर हो जाते हैं। इस पॉइंट पे लिक्विड की सरफेस में से बबल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। मतलब हम क्या करें, हम हीटिंग बंद नहीं करें, हमने स्टोव बंद नहीं किया, बर्नर बंद नहीं किया, वो लिक्विड हीट हो ही जा रहा है। ठीक है, एक स्टेज ऐसा आया कि उसके ऊपर छोटे छोटे से बबल्स बनना शुरू हो गए। ठीक है, जब लिक्विड के ऊपर बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब है कि उस लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो गया। यानी कि जो आपका एक्सटर्नल प्रेशर है इस टाइम, ठीक है, एक तो लिक्विड के अंदर का प्रेशर है, एक उसकी एटमॉस्फेयर इर्द गिर्द का प्रेशर है। तो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो उस टाइम पे जब बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं तो लिक्विड का वेपर प्रेशर बेटे इक्वल हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर। इस पॉइंट को जब वेपर प्रेशर लिक्विड का और एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब कौन सा होता है, ये कौन सा पॉइंट हो गया, दिस इज़ नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। और हम कहते हैं कि लिक्विड जो है अब बॉइलिंग उसकी स्टार्ट हो गई है, लिक्विड जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया। अब लिक्विड जो है वो बॉयल कर रहा है, यानी कि जब तक बबल नहीं ना बनते तो बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि लिक्विड जो है वो बॉयल कर रहा है। जब आप उसको हीट करते हो, हीट करने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज होती है। अपॉन फर्दर हीटिंग, अगर हम हीटिंग बंद नहीं करते और हीट देते रहते हैं, ठीक है, एक टाइम ऐसा आता है कि लिक्विड के अंदर आपको बबल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। जब बबल्स नज़र आना शुरू होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है बेटे वो इक्वल हो गया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं कि लिक्विड जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट हो गया, और उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। आपकी बुक में यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन दी हुई है, द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड एट विच इट वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक और एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बहुत ईजीएस्ट डेफिनेशन है जो मैंने अभी आपको बताई कि लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर जब इक्वल हो जाते हैं तो दैट पॉइंट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे अगर हम लिक्विड में हीट प्रोवाइड करते रहें तो क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे, मतलब अगर आपने एक कोई भी आपके पास बर्तन है, आपने उसमें एक एग्जांपल देनी हो आपको, रूटीन में घर में आप जो एग्जांपल कर सकते हो, आप सिंपल एक वाटर लो, वाटर किसी भी आप बर्तन में डालो और उसको चूल्हे के ऊपर रख दो, ठीक है, बर्नर ऑन कर दो। एक पॉइंट आएगा जब पानी के बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। बबल्स जब बनना शुरू होंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि अब बॉइलिंग शुरू होगी है, लिक्विड की, वाटर की बॉइलिंग शुरू होगी है। उस टाइम पे बेटे अगर आप लोग बर्नर ना बंद करो और फर्दर इसको हीट प्रोवाइड करते जाओ तो ये लिक्विड जो है ये वेपर्स की फॉर्म में एवोपरेट होना शुरू हो जाएगा, वहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। यानी कि अब क्या हुआ, फेज चेंज हो रहा है, लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा अगर आपने हीटिंग जो है, जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो वो आपने बंद ना की तो आप देखोगे कि आपके जो बर्तन में पानी था ना वो सारा ख़त्म हो जाएगा एक टाइम में, यानी कि सारा का सारा लिक्विड आपका जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, क्लियर आ गया, आपको समझ आ गई इस चीज़ की कि किस तरह से जो लिक्विड है वो किस तरह से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। कॉमन एग्जांपल इसकी आप लोग वाटर ले लो, मैंने जैसे आपको बताया वाटर को अगर हम हीट अप करें तो थोड़ी देर बाद ही आफ्टर फ्यू मिनट्स वाटर के अंदर जो हैं वो बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट के बाद अगर आप लोग फर्दर उसको हीट देते रहो और हीट को बंद ना करो तो यही जो लिक्विड है, जो वाटर होता है बेटे, सपोज हम लिक्विड के तौर पे जो है वाटर की एग्जांपल ले रहे हैं तो वाटर जो है इट गेट टर्न्स इनटू वेपर, वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता सारा लिक्विड ख़त्म हो जाएगा और ये टोटली जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने ये पढ़ लिया कि किस तरह से लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है। कॉमन एग्जांपल हमने ली कि जब वाटर को हीट अप किया तो वो क्या बन गए, हमारे पास वाटर वेपर्स बन गए। और यहाँ पे हमने दो एग्जांपल्स, दो डेफिनेशंस भी याद की पढ़ी, एक था बॉइलिंग पॉइंट और एक था एवोपोरेशन। जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जब लिक्विड जो है उसके वेपर्स बन जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एवोपोरेशन कहते हैं। और बेसिकली जो फिनोमेना यहाँ पे हो रहा था वो क्या हो रहा था कि जब किसी भी लिक्विड को हीट किया जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से फार अपार्ट हो जाते हैं, बहुत दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया।
तो ये हमने सेकंड कन्वर्जन भी बेटे कंप्लीट कर ली। नाउ वी विल मूव टूवर्ड थर्ड कन्वर्जन। थर्ड कन्वर्जन कौन सी है? जब गैस जो है वो कन्वर्ट हो जाए इनटू लिक्विड, और गैस का लिक्विड में जो कन्वर्ट होना है दैट इज़ नोन एज कंडेंसेशन। उसे क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। Conversion of gas into its liquid, that is condensation. When a gas is cooled, the kinetic energy of its molecule decreases. As a result, the molecules come closer with a significant force of attraction between them. At a suitable low temperature, the increased attraction between the molecules so close that they are changed into liquid form. This is called condensation. During this transition, the temperature of the gas remains constant until all the gas is changed into liquid. मैंने जो भी रीडिंग की बेटी, डैट इज़ कन्वर्जन ऑफ एक नेक्स्ट फेज, यानी कि गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना। गैस का लिक्विड में जो कन्वर्ट होना होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। जब किसी भी गैस को कूल किया जाता है तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होती है? डिक्रीज़ होती है। कंफ्यूज नहीं होना, जब किसी भी चीज़ को हम लोग हीट अप करते हैं ना तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है। जब किसी भी चीज़ को कूल डाउन किया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि जब हम गैस को कूल करते हैं तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बेटे क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। और जब काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की डिक्रीज़ हो जाती है तो तमाम मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, और इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और एक सूटेबल लो टेम्परेचर, यानी कि बहुत टेम्परेचर हमने कूल कर रहे हैं ना, टेम्परेचर लो है इस टाइम, एक टेम्परेचर ऐसा आता है कि ये जो अट्रैक्शन हो रही थी ये बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जो गैस है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है बेटे किसमें? लिक्विड फॉर्म में। इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? इस फिनोमेना को, जब गैस जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है बेटे लिक्विड फॉर्म में, तो दिस इज़ नोन एज कंडेंसेशन। और इस ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज होना, यानी कि गैस का जो लिक्विड में चेंज होना है। टेम्परेचर जो गैस का है बेटे वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। उस वक्त तक कांस्टेंट रहता है जब तक कि सारी गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। तो क्लियर हो गया बेटे, हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया? इस टॉपिक में हमने पढ़ा इंटर कन्वर्जन ऑफ फेजेस, ठीक है, कि किस तरह से एक फेज़ दूसरे फेज़ में कन्वर्ट होता है। सॉलिड किस तरह से लिक्विड में हो रहा था, लिक्विड जो है वो किस तरह से गैस में हो रहा था, और देन गैस जो है वो किस तरह से कन्वर्ट हो रही थी लिक्विड में। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। बुक का पेज नंबर 4 है। टॉपिक हमारा 14.3 है, हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स हम जो है वो पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स कैन आल्सो बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ बिटवीन द इंटरनल एनर्जी एंड द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। Such a graph is also called a heating or cooling curve. Figure 14.2 shows such a curve with when substance is heated or cooled. When a solid substance at a point A is heated, it melts as shown by point B in the figure 14.2. This point represents the melting point of the given solid. Further heating does not increase the temperature because the heat provided here is being utilized to melt all the solid substance as represented by the line B to C. When all solid convert into liquid, the temperature start rising again as shown in the graph for the point C to D. ठीक है, C to D. At the temperature corresponding to point D, the liquid start boiling. This represents the boiling point of the liquid. Again, further heating does not increase the temperature till the whole liquid is converted into gas. A line D to E in the figure shows no further rise in the temperature. The temperature again start rising after point E. This curve represented by the step from A to F is called a heating curve. The same graph in the figure 14.2 can be studied in the reverse direction from point F to A. It is called cooling curve. When a gas present at the point F is cool, its temperature start decreasing. At the point E, it start converting into liquid. This is called condensation point or liquidification.
point, and it represents the same temperature as the boiling point. The temperature will, however, remain constant during this process of condensation or liquefaction. Further cooling will convert the liquid into solid at that point C, which is called freezing point, and represent the same temperature as the melting point. The line C to B shows the process of cooling is converted all the liquid into solid state at constant temperature. For water, a heating curve will show the rise of temperature of ice until it reaches 0 degree centigrade melting. आगे भी है, एक मिनट. Melting point, then it remains constant while the ice melt into liquid water. Further heating will increase the temperature again until it reaches 100 degree. At this point, it remains constant while the liquid water is converted into steam. A cooling, next page पे आएं. A cooling curve, ये बेटे. A cooling curve for water will show the temperature of the steam decreases until it reaches 100 degrees centigrade. It then remains constant while the steam condenses into liquid water. The temperature again decreases until it reaches 0 degrees centigrade. Finally, it remains constant when the liquid water changes to ice. Line B to C and D to E show that here the given energy is being utilized to change the phase from solid to liquid and from लिक्विड टू गैस रिस्पेक्टिवली. थोड़ा सा टॉपिक ज़रा लेंथी हो गया, लेकिन बहुत इजी है. यहाँ पे आपकी बुक में आपको एक ग्राफ दिया गया है, ये सारी उस ग्राफ की एक्सप्लेनेशन है. हम उसी ग्राफ की तरफ चलते हैं और उसी को मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूँगी. हमने पढ़ा इंटर कन्वर्जन ऑफ फिज़िकल स्टेट. जो हमने अभी इंटर कन्वर्जन पढ़ी है फिज़िकल स्टेट की, सॉलिड की लिक्विड में, लिक्विड की गैस में और गैस की दोबारा लिक्विड में. बेटे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक ग्राफ की भी जो है वो हेल्प ले सकते हैं. तो आपकी बुक में बेटे एक ग्राफ बना हुआ है बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड जो सिस्टम का टेम्परेचर है उसके दरमियान में एक ग्राफ है. इस तरह के ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, हीटिंग या कूलिंग कर्व कहते हैं. आपकी बुक में यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है, वो ग्राफ उसको हम सारा भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. इसको गौर से समझो, बहुत ईजी है. अच्छा बेटे, इस डायग्राम की तरफ आएँ जो आपकी बुक में ग्राफ बना हुआ है ना, इस ग्राफ की तरफ आओ. इस ग्राफ को मैं इनलार्ज करती हूँ. अब मैं आपको सारा ये ग्राफ एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है. इस ग्राफ की तरफ देखें. इस ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, हमने जो भी इंटर कन्वर्जन पढ़ी है ना, वो सारी की सारी उस इंटर कन्वर्जन को हम एक ग्राफ की हेल्प से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. और ये सारी जो अभी मैंने आपको पढ़ाई थी इंटर कन्वर्जन, इस कन्वर्जन को मैं आपको इससे भी अंडरस्टैंड करवा सकती हूँ, ठीक है. और इस ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, हीटिंग या कूलिंग कर्व कहते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस ग्राफ. इस ग्राफ की एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझाऊंगी. जब किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को हीट किया जाता है, आप सपोज करो ये पॉइंट ए है. यहाँ पे पहले तो आप ग्राफ देख लो ना, ये क्या है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है. वाई एक्सिस पे क्या शो हो रहा है, टेम्परेचर. एक्स एक्सिस पे क्या शो हो रहा है, इंटरनल एनर्जी. यानी कि ग्राफ जो है वो टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी के दरमियान में है. और इस तरह के कर्व को, ये जो कर्व आपको नज़र आ रहा है, इस तरह के कर्व को हम लोग क्या कहते हैं, हीटिंग या कूलिंग कर्व कहते हैं, ठीक है. अब इस ग्राफ को आप लोगों ने देखना है, इसी को मैं सारा एक्सप्लेन करूंगी. हमने क्या पढ़ा था कि जब किसी भी सॉलिड सब्सटेंस, सपोज करें कि हमारे पास एक सॉलिड सब्सटेंस है एट पॉइंट ए. ये जो पॉइंट ए आपको दिखाया है ये सॉलिड सब्सटेंस है. जब इस सॉलिड सब्सटेंस का बेटे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एक ऐसा स्पेसिफिक टेम्परेचर आएगा जब ये सॉलिड जो है मेल्ट होना शुरू हो जाएगा. क्या होना शुरू हो जाएगा, ये सॉलिड एट पॉइंट ए पे हमने क्या किया, टेम्परेचर राइज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया. टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हुआ कि इसकी मेल्टिंग शुरू होगी. और ये जो पॉइंट है, एक पॉइंट जो आया जो यहाँ पे बी में लिखा हुआ है, डैट इज मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है. और ये पॉइंट किस चीज़ को, ये जो बी पॉइंट है, ये किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, ठीक है. अगर हम यहाँ पे फर्दर हीटिंग जो है उसको इंक्रीज ना करें और फर्दर हीटिंग की वजह से अगर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हम लोग हीट तो प्रोवाइड ही नहीं कर रहे, मतलब सॉरी, मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है क्या, मेल्टिंग पॉइंट. ये तो समझ आ गई ना. उसके बाद मैंने आपको क्या कहा, देखो यहाँ पे ग्राफ देखो ना, बी से लेकर सी तक ये क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन होगी. अब पहले तो क्या था, कर्व जो है आपका वो राइज हो रहा था. राइज का मतलब होता है इंक्रीज होना. लेकिन यहाँ पे आके बी से सी में जो है एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया गया. इसका मतलब हुआ है कि यहाँ पे जो हीट जो है
ये टेम्परेचर को डिक्रीज नहीं कर रही, हीट क्या कर रही है, वो टेम्परेचर को डिक्रीज नहीं कर रही, क्योंकि जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कहाँ यूज़ हो रही है बेटे, वो यूज़ हो रही है इस सॉलिड सब्सटेंस को कंप्लीटली मेल्ट करने में। ठीक है, जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ तो यहाँ पे जो लाइन शो की गई है वो क्या होगी, वो आपके पास स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, यानी कि बी से सी तक ये जो लाइन है डैट इज सी। और जब सारा का सारा सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा कि टेम्परेचर जो है, जब सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो दोबारा से, आप देखो अगर आप यहाँ पे गौर करो तो ये दोबारा लाइन राइज हो रही है। ठीक है, ये कर्व दोबारा इंक्रीज हो रहा है बेटे। एक सेकेंड, मैंने क्या कहा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब है कि टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा। यहाँ पे जब टेम्परेचर राइज नहीं हुआ तो सारी की सारी हीट कहाँ यूटिलाइज हुई बेटे, उस हीट ने सारे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। स्ट्रेट लाइन शो करी है कि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। उसके बाद अगर आप देखो सी से लेकर डी तक अगर आप देखो तो टेम्परेचर अगेन राइज हुआ, ये टेम्परेचर शो हो रहा है ना, तो टेम्परेचर जो है वो अगेन राइज हो रहा है। इसका मतलब होता है कि टेम्परेचर दोबारा से जो है वो राइज होना शुरू हो गया। और ग्राफ में आपको ये दिखाया गया, हमारा जो पॉइंट यहाँ पे आया था वो कौन सा आ गया, पॉइंट सी एंड डी आया। ठीक है, सी एंड डी। अब गौर करें, आप पॉइंट डी पे चलें अब। ठीक है, पॉइंट डी पे क्या हुआ कि लिक्विड ने स्टार्ट कर दिया बॉयल होना। ठीक है, और ये पॉइंट जब लिक्विड जो है बेटे बॉयल होना शुरू हो जाता है तो हम इसको क्या कहते थे, हम कहते थे बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि जब आपने, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, जब हम लिक्विड को हीट अप करते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि वहाँ पे बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं जब टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है। तो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही थी कि यहाँ पे टेम्परेचर बेटे इंक्रीज हुआ। जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो लिक्विड बॉयल होना शुरू हो गया। इस पॉइंट को हमने क्या कह दिया, ये जो पॉइंट डी है, दिस इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। अगेन अब यहाँ पे फिर आप देखो डी से लेकर ई तक जो है स्ट्रेट लाइन आई। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे फर्दर जो है अगर हमने हीट किया तो हीटिंग की वजह से टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं आएगा, उस वक्त तक इंक्रीज नहीं आएगा जब तक कि सारा का सारा लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे जो डी और ई के दरमियान में लाइन बनेगी बेटे, वो कौन सी बनेगी, स्ट्रेट बनेगी। जहाँ भी यहाँ पे ग्राफ में लाइन स्ट्रेट हो जाती है इसका मतलब होता है यहाँ पे टेम्परेचर अब फर्दर राइज नहीं हो रहा, हीट हम देते जा रहे हैं, लेकिन ये हीट किस लिए यूज़ हो रही है, ये लिक्विड को कंप्लीटली कन्वर्ट करेगी गैस में, और इस दौरान पे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। तो इस ग्राफ में हमने दो जगह पे स्ट्रेट लाइन देखी, बी से सी में भी और डी से ई में भी। ये दोनों स्ट्रेट लाइन सेम चीज़ रिप्रेजेंट करी थी कि यहाँ पे हीट तो हम दे रहे हैं सिस्टम को, लेकिन ड्यूरिंग दिस हीट सिर्फ और सिर्फ सॉलिड जो है वो कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा। जब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता बेटे तो जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, आपका स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, क्लियर, समझ आ गई। और फिर आप देखोगे कि इसी पॉइंट पे तमाम का तमाम लिक्विड आपका जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। टेम्परेचर जब सारा का सारा लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट हो गया, देन आपका टेम्परेचर आप देखो फिर आपका जो लाइन है ऊपर की तरफ जा रही है, अब दोबारा से आपका कर्व राइज हो रहा है। ठीक है, ये टेम्परेचर था, यानी कि टेम्परेचर अब फर्दर इंक्रीज होना शुरू हो गया। जब सारी कन्वर्जन होगी, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया तो टेम्परेचर जो है अगेन जो है वो राइज होना शुरू हो गया टू फ्रॉम पॉइंट ई टू पॉइंट एफ। ठीक है, अब ये जो हमने पूरे कर्व देखे ए पॉइंट से लेकर, ये जो हम ऊपर गए फिर ऊपर, ये जो तमाम के तमाम हमने कर्व देखे हैं ए से लेकर एफ तक, दिस इज नोन एज हीटिंग कर्व। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटे, हीटिंग कर्व कहते हैं। ये जो कर्व्स है ना, ए से बी, बी से सी, सी से फिर डी, ई से फिर एफ, ये जितने भी कर्व आए हैं ए से लेकर एफ तक, दे आर नोन एज हीटिंग कर्व। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पे अब दो तीन बातें और हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है। ठहरो, इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा। अब देखो, अब ये जो 14.2 हमने ग्राफ देखा था, यहाँ पे अगर आप देखो तो दो चीज़ें शो की गई हैं। एक तो अभी हमने पढ़ लिया हीटिंग कर्व, दूसरी चीज़ आपको कूलिंग कर्व भी दिखाई हुई है। अगर हम इसी डायरेक्शन को रिवर्स कर लें, अगर पहले हम ए से एफ तक जब गए हैं तो इसको हमने क्या कह दिया, दिस इज़ नोन एज हीटिंग कर्व। अगर आप ये डायरेक्शन रिवर्स करो, अब एफ से आओ ए तक,
एफ से ए तक आओ तो ये जो कर्व होगा, अगर हम इधर से शुरू होते हैं तो दिस कर्व इज नोन एज कूलिंग कर्व, यानी कि यहाँ पे गैस जो है वो प्रेजेंट करेगी एट पॉइंट एफ पे। जब हम इसको पॉइंट एफ पे कूल करेंगे तो इसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये टेम्परेचर यहाँ पे नीचे को आ रहा है, हम वापस जा रहे हैं। एफ से ई तक टेम्परेचर जो है वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। एट पॉइंट ई ये जब स्ट्रेट हो गया, इसका मतलब है कि आपकी गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गई है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। हमने पढ़ा था ना, जब हम टेम्परेचर कूल डाउन करते हैं तो गैस जो है वो कन्वर्ट होना शुरू होती है लिक्विड में। तो यहाँ पे अब ये ग्राफ उल्टा जा रहा है, एफ से ई की तरफ आया फिर स्ट्रेट हो गया। इसका मतलब हो गया कि जो गैस है वो अगेन कन्वर्ट हो जाएगी बेटे किस में, आपके लिक्विड में। और इस पॉइंट को जब गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, दिस इज नोन एज कंडेंसेशन पॉइंट। और ये टेम्परेचर जो है यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा फॉर द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। फर्दर कूलिंग अगर हम करते रहेंगे यहाँ पे तो ये लिक्विड जो अब आ रहा है, ये फर्दर जब इसकी हम कूलिंग करते रहेंगे, टेम्परेचर कम होता जा रहा है ना, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नीचे आते जाओगे तो टेम्परेचर और कम होता जाएगा। अगर हम टेम्परेचर यहाँ पे मज़ीद डिक्रीज करते जाएंगे तो लिक्विड जो है आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और उस पॉइंट को हम लोग क्या, वही है जो पहले में मेल्टिंग पॉइंट था ना, अब जब रिवर्स आएंगे तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा बेटे, वो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो लाइन है सी से बी तक, ये जो सी से बी तक है, ये रिप्रेजेंट करती है प्रोसेस ऑफ कूलिंग को, कि किस तरह से एक लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है जब टेम्परेचर जो है बेटे वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आ गई इस चीज़ की। ये आपको सारा फिनोमेना जो है यहाँ पे बताया गया है इस ग्राफ में। और आपको फिर आगे एक वाटर की एग्जांपल दी कि वाटर का जो हीटिंग कर्व है वो यहाँ पे दिखाया गया है कि राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ आइस, यानी कि यहाँ से हम आइस से शुरू हुए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट आया और ये कांस्टेंट रहा, फिर आइस मेल्ट हुई किस में, लिक्विड में, फिर एक कांस्टेंट पॉइंट आया और फिर ये लिक्विड अगेन कन्वर्ट हो गया वेपर में। और इस गैस को हमने दोबारा से कूल डाउन किया तो ये गैस दोबारा कन्वर्ट होगी किस में, लिक्विड में। और लिक्विड अगेन हमने कूल डाउन किया तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया बेटे, वो कन्वर्ट हो गया अगेन इनटू आइस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या चीज़ें पढ़ ली बेटे, हमने यहाँ पे दो चीज़ें पढ़ी, एक हमने पढ़ा हीटिंग कर्व और एक हमने पढ़ा कूलिंग कर्व। ए से लेकर एफ तक जो है डैट इज़ हीटिंग कर्व, और अगर आप डायरेक्शन रिवर्स कर लेते हो एफ से ए तक जाते हो तो डैट इज़ कूलिंग कर्व। हीटिंग कर्व में क्या होता है, सॉलिड पहले लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट हुआ, और जब मैं रिवर्स चली तो कूलिंग कर्व में क्या हुआ कि गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हुई, लिक्विड से वो सॉलिड में कन्वर्ट हुई। इज डेट क्लियर? तो ये सारा हमने इस टॉपिक में डिटेल से पढ़ा, ठीक है। इस पूरे टॉपिक में बेटे कुछ प्रोसेस हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं। मैं कोशिश करूँगी कि सारी डेफिनेशंस आपको बेटे रिटन फॉर्म में दे दूँ, आपको जो है वो नोट्स की फॉर्म में लिखवा दूँ, ताकि अगर पेपर में ये डेफिनेशन आती हैं तो आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो। हमने यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा है, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा, हमने फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा, कंडेंसेशन पढ़ा, एवोपोरेशन पढ़ा। ये सारे हमने डिफरेंट टाइप के जो हैं टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी हैं, ठीक है। ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ बेटे मैं आपको आपके सारी जो है वो राइट करवाऊंगी, सारी डेफिनेशंस इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में, ठीक है। और इसको आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। वैसे लग रहा था जैसे बहुत लेंथी टॉपिक है, बहुत मुश्किल टॉपिक है, लेकिन ये बहुत ईजी था। जस्ट यहाँ पे ग्राफ की जो है वो एक्सप्लेनेशन दी गई थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक नीचे इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, इस इन्फॉर्मेशन को भी आपने पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से ये जितना कुछ भी आपके बॉक्सेस में दिया जाता है ना बेटे, ये आपके पेपर में आता है, आपके एमसीक्यूज़ में आता है। इसको भी हम एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर मे नॉट बी ब्रॉट अबाउट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर ओनली, कि फिजिकल स्टेट की जो इंटर कन्वर्जन है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने की वजह से नहीं आती। कभी कभार सम टाइम देयर इंटरनल कन्वर्जन मे बी इफेक्टेड मोर कन्वीनियंटली बाय चेंजिंग बोथ द टेम्परेचर and pressure at the same time or varying the pressure at the constant temperature. For example, ice melt from pressure in the hand of snowball maker. Ammonia gas can be liquefied at atmospheric pressure and the temperature of -34. Alternatively, it can also be liquefied by exerting a pressure of 1 MPa Pascal, ठीक है, at room temperature 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे आपको सिंपल एक जस्ट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की गई है कि जो फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर हैं बेटे, इनकी इंटर कन्वर्जन सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने से नहीं होती। कभी कभार टेम्परेचर और प्रेशर दोनों एट ए टाइम जो है हमें
चेंज करें तो भी इंटर कन्वर्जन हो जाती है। कॉमन एग्जांपल आपको आइस की दी हुई है कि आइस जो है वो स्नो बॉल मेकर के हैंड में अगर उसको आप प्रेशर दो ना तब भी वो कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में। इसी तरह अमोनिया गैस जो है उसको भी हम लिक्विडफाई कर सकते हैं एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर अगर -34 हो। इसी तरह आपको एक और एग्जाम्पल दी हुई है कि इसको हम लिक्विडफाई भी कर सकते हैं एट अ प्रेशर ऑफ 1 MPa, ठीक है, और टेम्परेचर आपका अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो। तो इसको भी आपने एक दफ़ा अच्छी तरह से पढ़ लेना है। यहाँ पे अगर ऊपर चलो तो यहाँ पे आपको एक क्विक चेक दिया गया है। ये क्विक चेक आपके पेपर्स में आते हैं। मैं आपको ये क्विक चेक नहीं करवाऊंगी, ये आप लोगों की छोटी सी एक असाइनमेंट है। आप लोगों ने कल मुझे इसके आंसर देने हैं, ठीक है। आप लोग आंसर दे दो, देन मैं आपको इसका आंसर दूंगी। पहला क्विक चेक है हमारे पास, वाई डू वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड cause more swear burn as compared to liquid water at the same temperature। इसका आंसर आप ढूंढ के लाएंगे। Why do we feel comfortable wearing cotton clothes in summer? ये दो क्वेश्चन आपके पास हैं। इन दोनों के क्वेश्चन के आंसर जो हैं ये आप मुझे कल देंगे, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपसे शेयर की गई है। फेस चेंज मटेरियल्स आर यूज्ड इन थर्मल रेगुलेशन सच एज क्लोथिंग, बिल्डिंग इंसुलेशन टू स्टोर एंड रिलीज थर्मल एनर्जी। फेस चेंजेस मटेरियल को थर्मल रेगुलेशन यानी कि टेम्परेचर रेगुलेशन में, हीट रेगुलेशन में यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमारे कपड़े ऐसे बनाए जाते हैं, क्लोथिंग है, बिल्डिंग्स हैं, स्टोर्स करने के लिए डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो है, तो उसमें थर्मल एनर्जी का यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही बेटे हमारा टॉपिक ये जो है ये ख़त्म होता है। इस टॉपिक को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इस टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई डिफ़िकल्टी होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 10th क्लास अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।